वेलकम टू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ओम क्लासेस बख्तियारपुर। बच्चों, ओम क्लासेस बख्तियारपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मनीष श्रवण आप सबों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज से हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और जो चैप्टर 1 है हमारा, हम आज उसको शुरू करेंगे, पढ़ेंगे उसको बहुत ही ध्यान से। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत हेल्प करेगा हमको आने वाले बोर्ड एग्जाम में, और जो बच्चे मेडिकल या इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके भी एग्जाम में डायरेक्ट इससे 6 या 7 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर ही एग्जाम में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको पढ़िए, बढ़िया से शुरू करिए, हेडिंग लगाइए, वीडियो को पॉज करिए, कॉपी किताब लेकर सामने बैठिए और हेडिंग लगाइए चैप्टर 1 केमिस्ट्री का क्लास 12th, जिसमें हमारा ये होगा आज चैप्टर 1, दैट इज तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बच्चों, कहानी नहीं सुनना है केवल, ये नहीं कि केवल वीडियो देख रहे हैं, आप एकदम जैसे क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ें, कॉपी किताब लेकर सामने बैठें और एक एक चीज़ को नोट डाउन करें। जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं उसमें क्वेश्चन राइज करें। तो पढ़ना है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखो बच्चों, एलिमेंट्स सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्लास 11th में पढ़ा हुआ चीज़ याद आ रहा होगा कि हमारे पास आज अभी लगभग टोटल 118 एलिमेंट्स हमको नोन हैं। उन 118 एलिमेंट्स में से 92 के आसपास में एलिमेंट्स हैं जो नेचर में अकर करते हैं, नेचुरली अकरिंग है, बाकी जो है सो मैन मेड होते हैं, ठीक है ना। अभी उन एलिमेंट्स को तुमने क्लास 11th में क्लासीफाई करा था, लेकिन वो क्लासिफिकेशन अलग ढंग का था। हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स को हम 3 बेसिक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हमने कहा था धातु, क्या कहा था? धातु। दूसरे को हमने कहा था अधातु, और हमारा तीसरा हो गया था उपधातु। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो लिखेंगे धातु की जगह पे मेटल, अधातु की जगह पर नॉन मेटल, और उपधातु की जगह पर मेटलॉइड्स। तो ये हमने क्लास 11th में देखा था कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे, हम उसको बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। जब मैं आपको इस चैप्टर में पीटी बना करके दिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ये जो हमारा आज का पीटी है, उस पीटी में जो लेफ्ट साइड की चीजें हैं वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं। यहाँ बीच में भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं कुछ। यहाँ इस वाले पोर्शन में राइट साइड में तुमको कुछ पहले मिल जाएंगे क्या? मेटलॉइड्स, और फिर बाद में जितने भी गैसेस है वो हमको क्या मिलेंगे? नॉन मेटल्स के फॉर्म में। मैं एक एक चीज आपको उसमें कराऊंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा उसको। अभी फिलहाल बस आप ये जानिए कि जब एलिमेंट्स का नंबर ज्यादा होने लगा, सर ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं हम, तो समझिए अब जब एलिमेंट्स हमारे पास कम थे पढ़ना आसान था, लेकिन जब एलिमेंट्स के नंबर बढ़े, मोर देन 100 हुए, तो अब इन चीजों को पढ़ने के लिए हमको इनको क्लासिफाई करना पड़ेगा ताकि हमारे अध्ययन में आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो। हम इसको क्लासिफाई करेंगे। कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो जो जो सेम टाइप के एलिमेंट्स होंगे हम उसको एक ग्रुप में रखना शुरू कर देंगे। सपोज करो हमारे पास 100 एलिमेंट्स हैं, उन 100 एलिमेंट्स में से एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे डिटेल से, और जिनका जिनका जो नेचर है, जो प्रॉपर्टीज है, चाहे वो फिजिकल चाहे वो केमिकल, अगर हमको सिमिलर दिखने लगेगा हम सबको एक जगह कैटेगराइज कर देंगे। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं हम? क्लासिफिकेशन। बहुत हेल्प होने वाला है इससे, समझिए आप इस बात को। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे के सारे एक जैसे नेचर वाले, एक जैसे बिहेवियर शो करने वाले एलिमेंट्स हैं। तो इन सबों को पढ़ने के लिए मुझे सबके बारे में याद नहीं रखना है, मैं इनमें से किसी एक को याद रख लूंगा और उसी के तर्ज पे मैं सबको डिस्क्राइब कर पाऊंगा, तो पढ़ने में आसानी हो। इसीलिए हमने एक चैप्टर को बनाया, हमने करा ये चीज क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आपको ये समझ में आ गया हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो फटाफट हेडिंग लगाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसमें एलिमेंट्स को हमने सबसे पहले क्लासिफाई करा था मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के फॉर्म में, लेकिन आज हम लोग इससे थोड़ा सा और एडवांस फॉर्म में चीजों को पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले इस फील्ड में जो नाम आता है वो आता है डॉबे-राइनर साहब का। किसका आता है? डॉबे-राइनर साहब का। कौन थे ये भाई साहब? ये सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने कहा कि एलिमेंट्स को क्लासिफाइड होकर के रहना चाहिए, और इस क्रम में इनके टाइम में बहुत कम एलिमेंट्स पाए जाते थे। इन्होंने उन सारे ही एलिमेंट्स को एक एक करके रीड किया, पढ़ा और उसको कैटेगराइज करने का प्रयास किया। हालांकि ये बहुत हद तक सफल नहीं हो पाए। इनके समय में जितने भी एलिमेंट्स थे उनमें से केवल इन्होंने 9 एलिमेंट्स के बीच में सिमिलरिटी ढूंढी थी, जिनमें 3-3 का इन्होंने ग्रुप बनाया था। हम उसको बोलते थे डॉबे-राइनर ट्राइड। आपको याद आ रहा होगा, आपने 10th में कुछ और फिर पहले पढ़ा होगा।
बहुत दिनों तक इनका मॉडल नहीं चला और इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ते हैं फिर जब न्यूलैंड भाई साहब आए उस समय एलिमेंट्स बढ़ करके हो गया था 56 उन्होंने एक तरीका बताया, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 8 एलिमेंट्स के बाद अपने नेचर को रिपीट करते हैं और इन्हीं के इस नियम को कहा गया अष्टक का नियम, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। आपने याद रखा होगा। उन्होंने जिसको अपने संगीत के, उनको संगीत में बहुत इंटरेस्ट रहता था, उन्होंने म्यूजिकल नोट से उसको कंपेयर करा था कि जैसे सा रे गा मा पा धा नी के बाद वापस से सा गा मा पा रे रिपीट होता है, तो वैसे ही अगर कोई एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को हम लिखें, उनके एटॉमिक मास के हिसाब से हम उसको अरेंज करें, तो अकॉर्डिंग टू देयर रूल आफ्टर 7 एलिमेंट्स जो 8वां एलिमेंट होगा वो फिर से पहले के रिजेंबल करेगा। ये बात उन्होंने हमको बताई थी। वो कौन थे दूसरे? वो थे न्यूलैंड्स। तो आपको ये भी याद रखना है, न्यूलैंड्स ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके बाद जो लोग आए थे वो बहुत फेमस हुए, मेंडलीफ। मेंडलीफ ने क्या करा, उन्होंने सारे ही एलिमेंट्स को रिएक्शन करवा करके बताया। देखो बच्चों, एक बात है, किसी भी एलिमेंट के अंदर में 2 प्रॉपर्टी होता है, एक उसका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, एक उसका केमिकल प्रॉपर्टी होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब उसका रंग, रूप, कलर, टेक्सचर, पोस्चर, शेप, साइज, ये सब हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन जब हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उनका अरेंजमेंट कैसा है, इंट्रामोलिकुलर लेवल पर वो अरेंज कैसे हुए हैं, उनका बॉन्डिंग कैसा है। समझ में आ रही है बात? तो हमेशा अगर कहीं पर फिजिकल प्रॉपर्टी है और केमिकल प्रॉपर्टी है तो जो मोर इंपॉर्टेंट होगा वो कौन सा? केमिकल प्रॉपर्टी। तो इन्होंने, मेंडलीफ ने सबसे पहले क्या किया, एलिमेंट्स को उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से कैटेगराइज किया। और केमिकल प्रॉपर्टीज देखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है रिएक्शन। इन्होंने चीजों का रिएक्शन करवाया, किसके साथ में? तो जो मोस्ट एबंडेंट चीज है जैसे कि एयर, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला चीज, और हाइड्रोजन, एयर के अंदर का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन्होंने सारे ही एलिमेंट्स को उसके ऑक्साइड और हाइड्राइड बना करके देखे और इनडायरेक्टली इन्होंने ही सबसे पहले वैलेंसी का जो है सो हमको नॉलेज दिया। इन्होंने बताया कि सर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो RH बनाएंगे और यही R2O बनाएंगे, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो RH2 बनाएंगे और यही R2O2 दैट मीन्स कि RO बनाएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने ना चाहते हुए इनडायरेक्टली क्या दे दिया हमको? वैलेंसी। और इनका ये लॉ बहुत ही ज़्यादा याद रहा और इनको इसी के लिए जो है सो अवार्ड भी दिया गया। समझिए अब इस बात को। चौथा, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखो उसके बाद फिर मेंडलीफ के बाद जो लास्ट में जो लोग आए उनका नाम है हेनरी मॉसले। आप लिखते जाइएगा वीडियो को पॉज करके एक एक चीज़। इसके बाद जो आए उनका नाम था हेनरी मॉसले। इनका ये क्या योगदान है? तो अभी जो आप पीटी पढ़ोगे आज के बाद के क्लास में जो हम लोग बहुत बढ़िया से जो पीटी पढ़ने वाले हैं, उस पीटी को वो हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीटी है जिसमें 18 कॉलम्स होंगे, 7 पीरियड्स होंगे और वो दिया हुआ किसका है? हेनरी मॉसले का। ऑब्जेक्टिव में पिछले बोर्ड में भी ये बात पूछा हुआ है, 12th के बोर्ड में, कि बताइए मॉडर्न जो पीटी है उन्होंने किसने दिया था? तो हेनरी मॉसले ने दिया था। समझ में आ रही है बात? तो देखिए ध्यान से समझिए आप इस बात को। क्लासिफिकेशन हम लोगों ने क्यों करा? क्योंकि हमको एलिमेंट्स को पढ़ने में मुश्किल हो रही थी तो हमने इन चीज़ों को क्लासिफाई कर दिया। तुम एक बात समझो, अगर तुम्हारे क्लास में आज 100 बच्चा है और मुझे क्लास 12th का सिलेबस देखना है तो मैं एक एक करके सारे बच्चे का सिलेबस नहीं देखूंगा। मैं किसी एक बच्चा को बुलाया मैंने 12th का और मैं उसका सिलेबस देख लिया कि केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ाना है। ऐसे ही मैं किसी एक 11th के बच्चे का बुक मंगवाऊंगा और सिलेबस देख लूंगा क्या क्या पढ़ाना है। तो इस तरीके से सारे बच्चों का सिलेबस नहीं देखना होगा। तो जो भी सेम टाइप के बच्चे हैं उसमें से किसी एक को उठाएं, जो सेम टाइप के बच्चे उसमें से किसी एक को लिया और इस तरीके से केवल 2 को अध्ययन करके मैं लगभग 100 बच्चे और 100 बच्चे 200 बच्चों के बारे में बता सकता हूं कि इनको ये चीज़ मुझे पढ़ाना है। तो क्लासिफिकेशन हमेशा ही क्या होता है? हेल्पफुल होता है। तो मैंने क्या क्या कहा आज आपको कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमने देखा सबसे पहले कि एलिमेंट्स 3 बेसिक टाइप में क्लासिफाइड हो जाएंगे। कौन कौन से? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स हम लोग किसको बोलेंगे? थोड़ा बहुत आपको याद होगा। मेटल्स दैट मीन्स कि जो मेलिएबल हो, जो डक्टाइल हो, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, जो सोनरस हो, है ना। मैं हिंदी में कह दूं तो मेटल वो सारे ही चीज़ होंगे जो कि मेलिएबल होंगे। मेलिएबल कहने का मतलब आघातवर्ती होंगे, अगर तुम उसको पीटोगे तो पीट के तुम उसको पतले शीट में कन्वर्ट कर पाओगे। वो डक्टाइल होंगे मतलब उसमें तन्यता होगा, उसमें तार में कन्वर्ट होने का पॉसिबिलिटी होगा। एक मेटल को मान लो कि तुम्हारे पास एक मेटल का ब्लॉक है, तुम इस पर हथौड़ा से पीटोगे इसको तो पीट के तुम उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी को हम बोलते हैं क्या? मेलिएबिलिटी, आघातवर्तता। अगर एक मेटल का ब्लॉक है तुम इसको पीट के चाहो तो बहुत लंबा तार बना सकते हो। इसी को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। समझ में आ रही है बात? जो कि मेटल में बहुत ज्यादा होता है। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं लाइक सोना, गोल्ड, वो सबसे ज्यादा मेलिएबल भी होता है, सबसे ज्यादा डक्टाइल भी होता है। आपने सुना होगा कि रदरफोर्ड साहब ने जब अपना अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट करा था तो उन्होंने गोल्ड का ही फॉइल लिया था। कारण क्या था? उनको सबसे पतला फॉइल चाहिए था और वो किसका पॉसिबल है? केवल और केवल गोल्ड का। इसी तरीके से जब हम डक्टिलिटी की बात करते हैं तो गोल्ड ही सामने आता है, क्योंकि गोल्ड ही एक ऐसा एलिमेंट है जिससे लगभग तुम, अगर तुम्हारे पास 1 ग्राम गोल्ड है तो कहा जाता है कि इससे तुम 2 किलोमीटर तक पतला डक्टाइल तार इसमें से निकाल सकते हो।
तो इस तरीके से जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है मेटल्स का वो आपको याद रखना है, केमिकल प्रॉपर्टी भी याद रखना है, कैसे वो रिएक्शन करता है। तो मैं कहूँगा कि पहले आपके पास जो क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ था मेटल्स नॉन मेटल्स, आप उसको एक बार रिवाइज करिए। कल से हम लोग फिर से डिटेल से इस चैप्टर को शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।